हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आप सभी की आगामी परीक्षाएं जो है यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा करवाई जानी है, जिसका कि री एग्ज़ाम आपके लिए हो रहा है। तो जिन भी अभ्यर्थियों ने पहले यूके ट्रिपल एस सी से उन एग्ज़ाम्स को दिया था, तो वही लोग जो हैं इस बार एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। साथ ही आपका बंदी रक्षक का फिज़िकल भी होना है। कुछ डेट्स चेंज हुई हैं जिसकी नोटिफिकेशन आपको मिल गई होगी। तो देखिए, उसी के रिगार्डिंग आज यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी दोनों के लिए ही मैंने एक प्रैक्टिस सेट तैयार किया है, ताकि आपकी आने वाली जो परीक्षाएं हैं उसके लिए एक छोटा सा रिवीजन हो जाए इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए, इस सब की जो पीडीएफ है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगी, उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम देख लेते हैं सबसे पहले अपना हिंदी का एक 20 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट, जिसमें कि मैंने इस बार के परीक्षा पैटर्न को ध्यान में रखते हुए इसमें क्वेश्चन तैयार किए हैं। जिस तरह से यूके पीएससी पूछ रहा है इस बार क्वेश्चन, हो सकता है यूके ट्रिपल एससी का जो है पैटर्न भी उसी तरह से बने। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैंने पुराने पैटर्न से लिए हैं, कुछ क्वेश्चन नए पैटर्न से लिए हैं, ताकि आपको दोनों ही मिक्स एंड मैच हो जाएं और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसकी जो पीडीएफ है मैंने आपको बता दिया कि मैं टेलीग्राम पर आपको दे दूँगी। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न हमारे पास है हिंदी का, जिसमें कि पूछा गया है, हिंदी शब्द कौन सी भाषा का शब्द है। तो देखिए, बहुत ही कॉमन सा ये क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपको बताना है कि हिंदी शब्द कौन सी भाषा का शब्द है। आपके पास 4 ऑप्शन है: संस्कृत, तुर्की, हिंदी और फारसी। तो देखिए, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा फारसी। तो हिंदी का जो सही भाषा का शब्द है वो है फारसी। हिंदी एक फारसी भाषा से लिया गया शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निर्धन शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो अब हमें बताना है जो निर्धन शब्द है उसमें उपसर्ग कौन सा है। उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग हमेशा शब्द के आगे लगते हैं, और इसी तरह से क्वेश्चन बनते हैं कि इस शब्द में कौन सा उपसर्ग है। साथ ही प्रत्यय से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए, आपके पास ऑप्शन है निह, जिसमें कि आपका विसर्ग लगा है, नी और निर। तो देखिए, इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? निर। ठीक है, निर इसमें राइट आंसर होगा, क्योंकि निर्धन शब्द में निर उपसर्ग लगा है। तो देखिए, अगर आप सोच रहे हैं कि इसका जो राइट आंसर निह होना है, विसर्ग होना है, तो ये बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि उपसर्ग जो होते हैं वो विसर्ग में कभी भी नहीं होते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जो उपसर्ग होते हैं वो विसर्ग के रूप में नहीं होते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? निर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारे पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपभ्रंश का जो वाल्मीकि है किसे कहा जाता है। तो अपभ्रंश का वाल्मीकि पूछा है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। तो देखिए, 4 ऑप्शंस आपके पास हैं, जिसमें से कि पहला है पुष्पदंत, महर्षि वाल्मीकि, स्वयंभू और सरहपा। तो राइट आंसर तो आपको पता ही होगा। राइट आंसर इसका है स्वयंभू। स्वयंभू को हिंदी में अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। तो देखिए, मैंने ये जो सारे क्वेश्चन हैं वो लूसेंट की हिंदी की बुक से तैयार किए हैं। तो आपको क्या होना चाहिए, 20 में से 20 क्वेश्चंस के आंसर आने चाहिए, क्योंकि आप जो है मोस्टली हिंदी के लिए लूसेंट और आदित्य पब्लिकेशन से ही पढ़ते होंगे। तो अगर आपने लूसेंट की हिंदी पढ़ी है तो आपके इसमें से 20 में से 20 मार्क्स आने चाहिए। और अगर आपके नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी जो हिंदी की तैयारी है वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग तरीके से नहीं हो रखी है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, जलधि निम्न में से किसका पर्यायवाची है। तो देखिए, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, इस तरह के शब्द पूछे जाते हैं। तो अभी हमसे पूछा है कि जलधि निम्न में से किसका पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस है: आकाश, बादल, वर्षा और समुद्र। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा समुद्र। तो देखिए, समुद्र का पर्यायवाची होता है जलधि। तो आपने हनुमान चालीसा में भी पढ़ा होगा, जलधि नांग गए अचरज नाही। तो हनुमान जी के लिए बोला गया था कि उन्होंने जलधि को नांग दिया था, यानी कि किसको नांगा था? समुद्र को नांग दिया था। तो इस तरह से आपको याद रखना है, समुद्र का पर्यायवाची जलधि होता है। अब आते हैं हम अगले प्रश्न पर, जिसमें कि हमसे पूछा है, आंखों देखा झूठ किसकी रचना है।
तो ये एक रचना आपके पास दी गई है। तो हिंदी साहित्य से ये प्रश्न है, आंखों देखा झूठ किसकी रचना है। और अभी मैंने ये जितने भी ऑप्शन लिखे हैं, जयशंकर प्रसाद, मन्नू भंडारी, शैलेश मटियानी और निराला, ये सभी हमारे सिलेबस में है, इसीलिए इन्हीं की रचनाएं आपसे पूछी जाती हैं। तो आंखों देखा झूठ के रचनाकार हैं मन्नू भंडारी। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया गया है, मगही शब्द है। तो अभी हमें बताना है कि जो मगही शब्द वो किस प्रकार का शब्द है। ये तत्सम शब्द है या तद्भव शब्द है, देशज है या फिर विदेशज है। तो देखिए यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, मगही शब्द कैसा शब्द है, तद्भव शब्द है। ठीक है, अगर आप इसको तत्सम सोच रहे थे तो ये बिल्कुल रॉन्ग है, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये क्वेश्चन बनाया है। मगही शब्द कैसा शब्द है, तद्भव शब्द है। तो आपसे जिस भी प्रकार के तत्सम और तद्भव पूछे जा रहे हैं, तो इस प्रकार के पूछे जाते हैं कि जो बहुत ही ज़्यादा टफ टाइप के होते हैं, जिसको सोचने में हमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो इसीलिए इस तरह के तद्भव तत्सम की आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो स्पेलिंग सबकी सही होनी चाहिए। तो एक ऐसा वर्ड इसमें है कि जो बिल्कुल शुद्ध लिखा है, लेकिन बाकी 3 अशुद्ध लिखे हैं। तो ऑप्शन हमारे पास है परिणति, परणति, परिणीति और परिणीति। तो देखिए शुद्ध वर्तनी में परिणति कैसे लिखा जाता है वो आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए, परिणति। ठीक है, छोटी की मात्रा लगेगी और अणों पे कोई भी मात्रा नहीं लगती है, तो इस तरह से परिणति लिखा जाता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, मंद का विलोम शब्द क्या होता है। तो मंद का जस्ट उल्टा शब्द बताना है। ऑप्शन हमारे पास है सुस्त, द्रुत, शीघ्र और त्वरित। आपको पता होगा मंद का मतलब क्या होता है, धीमा। ठीक है, धीमा गति से। तो मंद का जस्ट विलोम क्या होगा, आप बताइए यहाँ पर। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, द्रुत। ठीक है, आपको ये वर्ड जो है पहले सुना हुआ भी नहीं लग रहा होगा। तो द्रुत मतलब होता है तेजी से, मंद मतलब होता है धीरे और द्रुत मतलब होता है तेजी से। ठीक है, इसका आंसर शीघ्र अगर आप सोच रहे थे तो शीघ्र इसका राइट आंसर नहीं होगा। अब आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर हमारा 9 है, जिसमें पूछा है, संविधान के अनुच्छेद 351 में से किस विषय का वर्णन है। अच्छा, तो 351 अनुच्छेद नंबर 351 में पूछा गया है कि किस का वर्णन है। तो हिंदी से ही ये प्रश्न है और किसी सब्जेक्ट से नहीं है ये। तो संघ की राजभाषा, उच्चतम न्यायालय की भाषा, पत्राचार की भाषा या फिर हिंदी के विकास के लिए निदेश। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, हिंदी के विकास के लिए निदेश, जो कि संविधान के अनुच्छेद 351 में रखा है। ठीक है, 8वीं अनुसूची में ये सारे प्रावधान हैं, तो इनको आप एक बार ध्यान में रखना कि हिंदी के लिए किस तरह के प्रावधान हैं, किन किन आपके अनुच्छेदों में है। तो अभी हमारे पास ये 9 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। तो हमारा अगला 10वां प्रश्न है, जिसमें कि हमसे पूछा गया है, एक मुहावरा हमें दिया गया है, आँखों में चर्बी आना, मुहावरे का अर्थ बताइए। तो आँखों में चर्बी आना का अर्थ क्या हो सकता है, बुरा लगना, अमीर होना, घमंडी होना या फिर क्रोध करना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है घमंडी होना। घमंडी होना, जब कोई घमंडी होता है तो हम उससे कहते हैं कि तेरे आँखों में चर्बी छा गई है। तो घमंडी होना इसका सही उत्तर होगा। अब आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर, जिसमें हमसे पूछा है, व्यर्थ का संधि विच्छेद क्या होगा। तो संधि से आपके क्वेश्चन बनते हैं, और अभी यहाँ पर हमसे विच्छेद पूछा है, ना कि पूछा है कि कौन सी संधि होगी, ये नहीं पूछा है। तो देखिए व्यर्थ का संधि विच्छेद हमको करना है। तो ऑप्शन है हमारे पास वी प्लस अर्थ, विह प्लस अर्थ, वयः प्लस अर्थ या फिर व्य प्लस अर्थ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर इसका हो जाएगा वी प्लस अर्थ। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा, वी प्लस अर्थ इसका सही उत्तर होगा व्यर्थ। अब आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर, जिसमें कि पूछा है, निम्नांकित में से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है। तो देखिए आपने जब अपने फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम दिया होगा, तब आपने वहाँ संधि देखी होगी कि किस प्रकार से आपसे संधि पूछी गई थी। ठीक है, उस तरह से आपके ऑप्शन में कैसे थे, आद गुण, यण, आद यण, कुछ ऐसे
अजीब तरीके से संस्कृत में आपको वो दिए थे। तो इसी तरह से यहाँ पर एक क्वेश्चन तैयार किया गया है जिसमें पूछा है कृदंत प्रत्यय से कौन सा शब्द बना है। तो देखिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन बी, बिकाऊ। जो बिकाऊ है वो कृदंत प्रत्यय से बना हुआ शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है। तो हमसे पूछा है हिंदी गद्य का जन्मदाता, ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र और बालकृष्ण भट्ट। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी के गद्य का जन्मदाता माना जाता है। गद्य यानी कि जो स्टोरी टाइप्स होती हैं, ठीक है, कथा टाइप होती है, स्टोरी टाइप होती है, उपन्यास टाइप होती है। तो गद्य में इस तरह की चीज़ें आती हैं और पद्य में कविताएं आती हैं, दोहे आते हैं, श्लोक आते हैं। तो गद्य, हिंदी गद्य का जन्मदाता माना जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। अब नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है, तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है। ऑप्शन है शिव, राम, कृष्ण या फिर विष्णु। तो देखिए तुलसीदास हमारे सिलेबस में है, इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया है कि तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया गया है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, राम का। आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे पूछा है, निम्न में तत्सम तद्भव का सही युग्म नहीं है। तो तत्सम और तद्भव, तत्सम संस्कृत जैसे वर्ड होते हैं और तद्भव हिंदी वर्ड वाले वर्ड होते हैं, ठीक है। तो अभी ऑप्शन हमारे पास है द्विवेदी दुबे, वर्तिका बाती, बुभुक्षा भूख और गृह का घर। अब हमें बताना है कि कौन सा जोड़ा इसमें सही नहीं मैच किया गया है तत्सम और तद्भव के लिए। तो देखिए जो द्विवेदी होता है उसका तद्भव दुबे बना है, ठीक है, द्विवेदी का क्या बना है, दुबे बना है। वर्तिका का बाती बना है या फिर बत्ती भी कह सकते हैं इसको, इसका तद्भव हम बत्ती भी कह सकते हैं और वर्तिका का बाती भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है बुभुक्षा, बुभुक्षा का मतलब होता है भूख, ठीक है, बुभुक्षा से ही भूख बना है। अब आते हैं हम अपने सही उत्तर पर जिसका ऑप्शन डी, जो कि बिल्कुल क्या है, इनकरेक्ट तत्सम तद्भव का जोड़ा है। कैसे, क्योंकि जो घर होता है, ग्रह होता है, ग्रह, इसका जो तद्भव होता है वो घर होता है, तो ग्रह का होता है। यहाँ पर हमारा ये वाला ग्रह दिया गया है, जबकि ये करेक्ट आंसर नहीं होगा, ठीक है। ग्रह यहाँ पर री से ऋषि की इसमें मात्रा होनी चाहिए थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, टूट चाप नहीं जुरे रिसाने का अर्थ क्या होगा। तो एक आपके पास लोकोक्ति दी गई है, टूट चाप नहीं जुरे रिसाने का क्या अर्थ होगा। टूटा धनुष क्रोध करने से नहीं जुड़ता, चिंता छोड़ो सुख से जियो, नुकसान के लिए परेशान नहीं होना चाहिए, या फिर नुकसान हो जाने पर क्रोध करना व्यर्थ है। तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा नुकसान हो जाने पर क्रोध करना व्यर्थ होता है, इसीलिए कहते हैं टूट चाप नहीं जुरे रिसाने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये हमारा पत्रकारिता से एक क्वेश्चन बना हुआ है जिसमें आपसे पूछा है कि ड्राई एंकर का अर्थ है। तो ये संचार और पत्रकारिता से जो प्रश्न बनते हैं, पत्र लेखन, कम्युनिकेशन, जनसंचार, इन सभी से प्रश्न जो बनते हैं उन्हीं में से एक प्रश्न है, ड्राई एंकर का अर्थ पूछा है क्या होगा। तो पहला ऑप्शन है जब रिपोर्टर घटना स्थल से फ़ोन पर सूचना दे, कोई बड़ी खबर को कम शब्दों में तत्कालीन पहुंचाना, खबर को घटना के दृश्य या विजुअल के साथ तथ्यों से दिखाना, और नेक्स्ट है जब खबर के दृश्य ना हो तो रिपोर्टर से मिली जानकारी देना। तो अभी यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, जब खबर के दृश्य ना हो और हमें रिपोर्टर से मिली जानकारी होती है तो हम उसको अपने न्यूज़ चैनल में दिखाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास फ़ोटो वीडियो नहीं होती है, लेकिन रिपोर्टर ने जो जानकारी दी होती है उसी को हम उसी के आधार पर एक न्यूज़ दिखाते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, ड्राई एंकर कहा जाता है। बाकी सभी ऑप्शन इसमें गलत होंगे, क्योंकि जब रिपोर्टर घटनास्थल से फ़ोन पर सूचना देता है तो उसको हम फ़ोन इन पत्रकारिता कहते हैं, फ़ोन इन न्यूज़ कहते हैं। और कोई बड़ी खबर को हम कम शब्दों में तत्कालीन पहुंचाते हैं, जल्दी से पहुंचा देते हैं और कम शब्दों में पहुंचाते हैं, तो उसको हम ब्रेकिंग न्यूज़ कह सकते हैं या फिर फ्लैश कह सकते हैं। खबर को घटना के दृश्य या विजुअल के साथ जब हम दिखाते हैं, फ़ोटो वीडियो इन सभी के माध्यम से तथ्यों से दिखाते हैं, तो उसको हम विजुअल न्यूज़ कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको सभी के मतलब पता होने चाहिए। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब हमारा 18वां क्वेश्चन है, निम्न में व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है।
तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते होंगे एग्ज़ाम में। तो जब हमसे पूछा रहता है कि 3 ऑप्शन आपके बिल्कुल शुद्ध लिखे गए हैं और एक ऑप्शन आपका गलत है, तो यहाँ पर हमको थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो जाती है, क्योंकि हमें यहाँ पर विराम चिन्हों का जो है पूरा पूरा उपयोग देखना होता है कि कहाँ पर कैसे स्थिति देखनी होती है उसकी। साथ ही आपको उसके शब्द देखने होते हैं कि व्याकरण की दृष्टि से कहाँ पर को, के, ने, और आपको स्त्रीलिंग पुल्लिंग का भी इसमें ख्याल रखना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए पहला हमारा है, विधवा विलाप करके रोने लगी। ठीक है, फिर है चूहा ने कपड़ा कुतर दिया, यह लोगों की दास्ता का परिणाम है, मोहन मेरा अनुज भाई है। तो देखिए जो सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा वो है, यह लोगों की दास्ता का परिणाम है। ठीक है, ये बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। बाकी शब्द बाकी में जो जो अशुद्धि है वो आपको बता देती हूँ मैं। पहला हमारा है, विधवा विलाप करके रोने लगी। तो देखिए विलाप करना यानी कि रोना ही होता है, तो यहाँ पर रोने लगी नहीं आएगा, विधवा विलाप करने लगी आएगा। नेक्स्ट में आपका देखिए यहाँ पर जो चूहा है, चूहा को हम पुल्लिंग में लिखेंगे चूहे। कैसे? चूहे ने कपड़े कुतर दिए। ठीक है, यहाँ पर सभी चीज़ें पुल्लिंग में आएंगी। कपड़ा को कपड़े लिखेंगे, दिया को दिए लिखेंगे और चूहा को चूहे लिखेंगे। ठीक है, चूहे ने कपड़े कुतर दिए। नेक्स्ट जो हमारा मोहन मेरा अनुज भाई है, यहाँ पर लिखा है अनुज भाई है। अनुज का मतलब होता है छोटा। ठीक है, तो यहाँ पर सीधे छोटा भाई, अनुज का मतलब क्या होता है? छोटा भाई। तो भाई लिखने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ लिखना था मोहन मेरा अनुज है। ठीक है, अनुज यानी कि छोटा भाई है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जिसमें हमसे पूछा है कि उपल का अर्थ होता है। ठीक है, उपल का अर्थ होता है, हमको बताना है क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा पत्थर। तो उपल का अर्थ क्या होता है? पत्थर। यहाँ पर सेम अगर उपला लिखा होता, अगर क्वेश्चन में आपको उपला दिया होता तो आपका राइट आंसर क्या हो जाता? कंडा। यानी कि गोबर से बने हुए जो उपला होता है, उपले होते हैं, तो उनको कंडा कहते हैं। लेकिन अभी हमसे सिर्फ उपल पूछा था, तो हमारा पत्थर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको शब्दों के अर्थ पता होने चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है, लास्ट ये क्वेश्चन है आपका, जो कि आपसे जनसंचार वाले लेसन से लिया गया है। तो अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है, हमसे पूछा है। अधिसूचना का जो इंग्लिश मीनिंग होता है वो होता है नोटिफिकेशन। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। जब आपको इंग्लिश में कुछ वर्ड पता होते हैं तब आप अंदाज़ा जल्दी लगा सकते हैं। ठीक है, अधिसूचना यानी कि नोटिफिकेशन का प्रकाशन कहाँ होता है। ऑप्शन आपके पास है, सोशल मीडिया पर, तारपत्र पर, समाचार पत्र पर, या फिर गजट। गजट को कहते हैं राजपत्र। ठीक है, आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, राजपत्र कहते हैं। तो अभी आपको बताना है क्या राइट आंसर होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, नोटिफिकेशन का जो प्रकाशन होता है वो गजट यानी कि राजपत्र में होता है। तो सरकार द्वारा कोई भी नई नोटिफिकेशन को राजपत्र गजट पर प्रकाशित किया जाता है। तो देखिए इस प्रैक्टिस सेट में आपने देखा होगा कि 20 में से सभी हर क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम सिलेबस से ही लिए गए हैं। जैसा कि आपका एग्ज़ाम का हिंदी का सिलेबस है, आपको हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण और साथ ही जनसंचार और पत्रकारिता लेखन, ये सभी से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन इसमें ऐसा नहीं है जो आपके सिलेबस में ना हो। ठीक है, तो इस तरह के प्रैक्टिस सेट से आपका एक अच्छा सा रिवीजन हो जाता है और इसकी PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। आई होप आपको इस तरह की वीडियो पसंद आ रही होंगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।